हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज से हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके फोर्थ चैप्टर हैं। फर्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड मैग्नेटिज्म, थर्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझते हैं। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह स्पेस, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह स्पेस मतलब वह रीजन जिसमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। आयरन, निकल, कोबाल्ट, दीज आर द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। जहाँ तक इन पे मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट जहाँ तक इन पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जहाँ तक मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स इन पे लगता है, तो एक इनके चारों तरफ एक रीजन तक ही लगता है। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है तो यहाँ तक लगेगा इस पे चारों तरफ, फिर यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। और ये क्रिएट किससे होता है? फोर्स से। भाई सेटअप किससे होता है? मैग्नेटिक फोर्स से पैदा होता है। जब मैग्नेटिक फोर्स से पैदा होता है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिए, ऑस्टर्ड जो थे, एक फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे ऑस्टर्ड। तो उन्होंने ये देखा कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और जब उसके पास वो मैग्नेटिक निडल को लेकर गए तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन पैदा हो गया। और जैसे ही वायर में करंट को हमने कट किया तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन बंद हो गया। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि कोई करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। वही मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास को जब हम करंट कैरिंग वायर के पास लेके गए तभी वो डिफ्लेक्टेड होने लगा। तो इसका मतलब तो यही पैदा होता है कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन जैसे ही हम करंट को कट कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही गायब हो जाता है। समझ रहे हैं आप? अगला देखिए बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ ने क्या किया? ऑस्टर्ड जो एजप्शन था, जो ऑस्टर्ड ने बताया था, बायोट सावर्ट जो थे उन्होंने इसको क्या कर दिया था? अपने मैथमेटिकल फॉर्म में ढाल दिया। ठीक है। वही ऑस्टर्ड के दिमाग में विचार आया था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब कैसे करता है? तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास क्या हो रही है कि जब वायर के पास ले जा रहे हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा तो वो क्या हो रही? डिफ्लेक्टेड हो रही है। तो इतना उन्होंने बताकर छोड़ दिया। लेकिन बायोट सावर्ट ने क्या किया कि उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में ढाल दिया। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते हैं किससे? मैग्नेटिक फील्ड को देखिए हम किससे दिखाते हैं? बी से। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दिखाते हैं। तो देखिए अब ये उन्होंने बायोट सावर्ट ने कि वायर लिया है, वायर एल लेंथ का वायर लिया। तो ये एल लेंथ का वायर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से। तो एक एलिमेंट का लेंथ क्या हो गया? डी एल। अब इसके एक इस एंड से करंट कर दिया फ्लो और इस एंड से करंट निकल गया बाहर, तो पूरी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उन्होंने देखा इतने पार्ट से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। भाई पूरी वायर से प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इतने से वायर से इतने वायर जो होगा कम लेंथ का, जो डीएल वायर से, एल वायर से प्रोड्यूस हो रहा है बी, तो डीएल से कितना हो जाएगा? तो उन्होंने कहा डीएल से हो जाएगा डी बी प्रोड्यूस। ठीक है। तो देखिए नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई थ्रू द कंडक्टर। जो डी बी होगा, जो डीएल की वजह से, डीएल का मतलब जो करंट एलिमेंट है, देखिए इसको करंट एलिमेंट कैसे बोलेंगे? अगर इस डीएल में हम करंट को फ्लो कर दें
तो जो हमारा हो जाएगा करंट एलिमेंट। अब इसको, इस क्वांटिटी को हम करंट एलिमेंट कहेंगे, इसे हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। सही है ना। तो जो इसमें जो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पर क्या पैदा होता है, डीवी। और मैग्नेटिक फील्ड को जो ये इंडिकेट करने वाला साइन दिया हुआ है, ये जो साइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। और कितने डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड, हमारा पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डीवी है, और जिसका यहाँ से डिस्टेंस कितना आर है, और आर जो है डीएल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो जो डीवी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। और एक क्या होता है, करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना बड़ा करंट एलिमेंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। थर्ड है, देखिए क्या होता है, ये डीवी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे साइन में जो थीटा है वो इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना। और देखिए जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है कहाँ से, द डिस्टेंस, जो पॉइंट पी का हमारा जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का कहाँ से डिस्टेंस, करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट से जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, पॉइंट पी का जो करंट एलिमेंट डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से क्या होता है, डीवी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों इक्वेशन को हमने मिला लिया। मिलाने के बाद देखिए डीवी डीवी हर किसी में आ रहा है, डीवी इसमें भी, डीवी इसमें भी, डीवी इसमें भी, और डीवी इसमें भी। तो डीवी हो गया कॉमन, हो गया कॉमन। साइन ऑफ, देखिए जो साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी देखिए कॉमन हो गया। ये देखिए साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कॉमन। आई का मल्टीप्लाई करेंगे डीएल से, डीएल का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा इंटू 1/r²। यहाँ से इसको हमने रिमूव किया तो डी वी यहाँ पर आ जाएगा इक्वल का साइन, एक कांस्टेंट आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। इसी हम बोलेंगे टेस्ला। भाई डी वी का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। तो अलग अलग लॉ के लिए, डिफरेंट लॉ के लिए कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता। तो यहाँ पर देखिए वेयर केस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी एंड करंट एलिमेंट। तो के यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो पी और ये करंट एलिमेंट के बीच मीडियम पे डिपेंड करता है। भाई यहाँ का मीडियम वाटर है तो उस पर डिपेंड करेगा, एयर है तो उस पर डिपेंड करेगा, स्पेस है मतलब क्या है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब एटमॉस्फेयर नहीं तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो के वहाँ का कांस्टेंट है। तो जो के का वैल्यू है इस लॉ के लिए, जो के का वैल्यू होता है वो हमारा होता है μ0/4π इक्वल टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। भाई जो के का वैल्यू है, हम यहाँ पर जो के का कांस्टेंट यूज़ करते हैं μ0/4π यूज़ करते हैं, जिसका वैल्यू इस तरह से है, इतना 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये लिखा हुआ आता है कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है। अब वेयर म्यू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, μ0 क्या है, परमेबिलिटी। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, आप साइलेंट नॉट क्या था, परमिटिविटी। ऐसी मैग्नेटिज्म में μ0 क्या, परमेबिलिटी है। फ्री स्पेस वहाँ पर ये होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो हो जाएगा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए हमारा लॉ डी वी कांस्टेंट के का वैल्यू ये डाल दो, ये कांस्टेंट के का वैल्यू उठाइए यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो डी वी इक्वल टू μ0/4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² टेस्ला। समझ रहे ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से बायो-सैवर्ट लॉ ये हो गया। तो आज हमने 4th चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, उसमें बायो-सैवर्ट लॉ हमने आपको करा दिया। और ये मेन कॉन्सेप्ट है तो इसको आप अच्छे से स्टडी करें। ये मेन कॉन्सेप्ट है कि कोई करंट एलिमेंट अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किसने बताया, ऑस्टर्न ने और एम्पियर ने बताया। और उसको फार्मूलेट किसने किया था, बायो-सैवर्ट ने अपना एक लॉ दिया और उस लॉ से एक फार्मूला निकाल दिया और इसको फार्मूलेट कर दिया। ठीक है। ओके, थैंक यू।